अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त वकास मुश्ताक और आप लोगों को वेलकम करता हूं कैफ़े डायरीज़ के एपिसोड नंबर 3 में। कैफ़े डायरीज़ आज आप लोगों को मिलवाने लेकर आया है अलहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अलाइड मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट की फैकल्टी से। आज हम इस फैकल्टी के साथ यूथ को डिस्कस करेंगे, उनकी प्रायोरिटीज़ को डिस्कस करेंगे, उनकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे और ये पूछेंगे कि मेडिकल साइंसेस उनके फ्यूचर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और उनकी उस फील्ड में आगे उनका क्या स्कोप निकल सकता है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें, हम इस इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस करें, तो चलते हैं और मिलते हैं उन तमाम खूबसूरत चेहरों से। और लेट मी इंट्रोड्यूस कि हमारे साथ आज कौन कौन मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस साइमा बतूल अवान, RN, RM, BSN, MSN, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड मेडिकल साइंसेस, अलहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। थैंक यू सो मच सर। हाफिज उसामा अब्दुल रहमान शाहिद, DVM MPhil, Research Assistant at KESWAP, Center for Advanced Studies Vaccinology and Biotechnology, Instructor, Department of Allied Medical Sciences, Alham Islamic University. थैंक यू सर, आपने हमें इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में। Dr. Umat Tabasso, Assistant Professor, as well as Coordinator, Public Health, Department of Allied Medical Sciences, Alham Islamic University. Thank you so much. Dr. Hira Zahid, DPT, PG, CPC, Coordinator, DPT, Lecturer, Department of Allied Medical Sciences, Alhamd Islamic University. Thank you so much sir for inviting us. और डॉक्टर मोहम्मद अम्मार लोधी, DPT, MPhil, MSK, Physical Therapy, Lecturer and Coordinator, Anesthesia, Department of Allied Medical Sciences, Alhamd Islamic University से। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग। तो मेरा सवाल, जैसे मैंने इंट्रो में बताया था कि मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट परस्यू करता है अलाइड मेडिकल साइंसेज में, तो उनका क्या स्कोप है, उसकी क्या प्रायोरिटी है, और आपकी अपनी फील्ड में अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उनके फ्यूचर के लिए क्या ज़्यादा स्कोप हो सकता है और वो किस तरीके से अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं और उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है फ्यूचर में। जी मैम। जैसे कि सब जानते हैं कि आजकल नर्सिंग प्रोफेशन की बहुत ज़्यादा नीड है और हम पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइज नर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। अलहम यूनिवर्सिटी ने अभी नर्सिंग डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे नर्सिंग फैकल्टी को हायर किया है। तो बीइंग ए नर्स मैं प्राउड फील करती हूँ कि मुझे यहाँ पे मौका मिला सर्व करने का और नर्सिंग प्रोफेशन को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे मैं आई हूँ। और नर्सिंग फील्ड में मैं लोगों को कहूँगी कि आना चाहिए। बीइंग ए नर्स में जैसे कोई भी अपने घर में या कहीं पे भी फैमिली में रिलेटिव्स में कोई बीमार हो जाता है तो मैं अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने घर में लोगों को ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। जैसे आप लोगों का क्वेश्चन था कि किस तरह से अलाइड मेडिकल साइंसेज या हेल्थ प्रोफेशनल की एफिकेसी है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम प्री कोविड और पोस्ट कोविड देखते हैं ना। कोविड से पहले हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि हमने किस तरह से अलाइड मेडिकल साइंसेज के ऊपर फोकस करना है, लेकिन बाय द टाइम पोस्ट कोविड हुआ हमने देखा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सब चीज़ें बंद हो गई थी। हमारे पास हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, अलाइड मेडिकल के हमारे पास स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने वर्ल्ड को रनिंग में रखा। ये आज उन्हीं की सारी काविशें कि हमारी वर्ल्ड वापस नॉर्मलाइज हो रही है। इसीलिए मैं एम्फेसाइज़ करूँगा तमाम स्टूडेंट्स को, जैसे लास्ट डिकेड के अंदर हमारे पास कम्युनिकेशन का एरा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा था, लेकिन अब वो एरा ख़त्म हो गया। अब हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ का एरा है जिसके अंदर हमारे पास तमाम उन बच्चों को यहाँ पे आना है ताकि वो यहाँ पे आएँ, सीखें और अपने वर्ल्ड को उस जगह के ऊपर लेकर जाएँ थ्रू न्यू टेक्नोलॉजीज़, जिससे और ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आर्ट्स टीवी ने मुझे इस चीज़ का मौका दिया कि मैं अपनी फ़ील्ड के बारे में आप सबको बता सकूँ। जैसे कि DPT के बारे में, बलूचिस्तान में DPT के बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। DPT बिना दवाइयों के इंसान को वापस उसकी ज़िंदगी की तरफ लाने में बहुत मददगार साबित होता है। DPT में स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट क्राइटेरिया बेस्ड है अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। जैसे कि अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट सेक्टर है और स्टूडेंट्स को हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो आगे जाके अपनी फ़ील्ड में अच्छे से काम कर सकें। DPT का स्कोप हमारे बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में अपॉइंटमेंट, साथ में प्राइवेट क्लिनिक्स, और सबसे बड़ा DPT एक खिदमत खल्क का पेशा है। इंसान बहुत खुश होता है जब वो वापस अपनी रूटीन की तरफ आता है एक बीमारी से गुज़र के।
बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ पे जोड़ों की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, और डीपीटी जैसे कि सब जानते हैं कि विदाउट मेडिकेशन रिहैबिलिटेशन को हम डीपीटी कहते हैं। सो हमारे बलूचिस्तान में डीपीटी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी डिजीज़ पाई जाती हैं जो कि क्योर की जाती हैं विदाउट मेडिकेशंस। बहुत सारे लोग जो है वो अवॉइड करते हैं मेडिसिन्स लेना, और इस बिहाफ पे डीपीटी से रिलेटेड बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। अगर बात की जाए पीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की, तो बेसिकली ये एक इमर्जिंग प्रोफेशन है बलूचिस्तान में। गवर्नमेंट सेक्टर हो जाए, प्राइवेट सेक्टर हो जाए, या अगर हम लोग बात करें पेरिफेरी एरिया की, तो हमारे पास एनेस्थेटिक्स की एज वेल एज सर्जन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। बहुत ही कम हमारे पास अच्छे एनेस्थेटिक्स अवेलेबल हैं, और इसी वजह से लोग दूर दराज इलाकों से कोयटा में आते हैं सर्जरी करवाने के लिए। तो डेफिनेटली इस फील्ड का बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर, आपने हमें इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में। सर, बीइंग अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के कोऑर्डिनेटर, मैं ये कहूँगा कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है मेडिकल की फील्ड में। और इसमें आप देखें जितने भी हमारे डायग्नोसिस हैं वो सारे के सारे लैब टेक्नीशियंस करते हैं। डॉक्टर जो है इनिशियल स्टेज पर जो है आपको देखता है, चेक करता है, उसके बाद वो डायग्नोसिस के लिए और डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए किसी भी डिज़ीज़ की वो लैब के ऊपर जाता है, और इसमें जो है लैब टेक्नोलॉजिस्ट अहम किरदार अदा करते हैं। और इसका स्कोप है, अगर कोई BSMLT कर लेता है या डॉक्टर ऑफ MLT कर लेता है तो उसका स्कोप ज़्यादा है, इस वजह से कि आप अपनी लैब भी डेवलप कर सकते हैं, और इसको लैब बनाने में कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आता। इंसान अपनी छोटी छोटी सी मशीन ले ले, जैसे कि हीमाटोलॉजी एनालाइज़र है, बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, और छोटे छोटे से केमिकल जो किट्स आजकल आती हैं वो लेकर वो अपनी छोटी सी लैब डेवलप कर सकता है, और उससे बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकता है। इसका किरदार बहुत है हमारे मेडिकल की फील्ड में। जैसे कि अगर हम देखें तो कोविड में जितने भी अब हमारे पास केसेस आए उनकी अगर हम डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोसिस करने के बाद उसके अंदर पैथोलॉजिकली जितने भी चेंजेस आए, या हिस्टोमॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस आए, या फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं सेलुलर लेवल के ऊपर, तो उसकी वैक्सीन बनाने में, उसकी मेडिकेशन करने में जो है हमें बड़ी आसानी होगी। और ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, और ये सारा सेहरा इनके सर पर बांधा जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ आप लोगों से मेरा एक और सवाल ये है कि जैसे मैं एक आम सा बंदा हूँ, मुझे मेडिकल फील्ड में बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, इवन दो कि जो छोटी से छोटी चीज़ें भी है हमें नहीं पता। इंसान है, घर में कोई अनफोर्सी सर्कमस्टांस हो जाता है, तो आप इस फील्ड के माहिर हैं, तो आप ये बताएं कि एक आम बंदे को ऐसी कौन सी ट्रेनिंग प्रैक्टिकली हासिल करनी चाहिए जो ऐसा कोई अनफोर्सी सर्कमस्टांस होता है, अल्लाह ना करे एम्बुलेंस आने में देर लग जाती है, डॉक्टर के पास जाने तक का टाइम नहीं होता, तो ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं या ट्रेनिंग्स हैं जो हम आम बंदों को लेनी चाहिए, जो अपने घर पे वो हम परफॉर्म कर सकें? जी सर। जी, आपको जैसे पता है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर रहते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं एम्बुलेंस आने के लिए, और हमारा जो हार्ट अटैक का रेशो चल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम सिंपल सी ट्रेनिंग, जैसे कि मैं पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, अगर हम छोटी छोटी ट्रेनिंग्स करवाएं CPR के लिए, तो हम एक बंदे को उस टाइम के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब तक एम्बुलेंस आती है, या हम किसी सेकेंडरी केयर या टर्शरी केयर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हम में से घर में सारों को नहीं, 1 या 2 बंदों को एटलीस्ट CPR आनी चाहिए, ताकि उस टाइम पे जब एक बंदे का सांस उखड़ रहा है, उसको लगता है कि कार्डियक अरेस्ट में वो जा रहा है, तो उसकी इस मूव से हम उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं, ताकि वो एटलीस्ट हॉस्पिटल चला जाए और वहाँ पे जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो वहाँ पे हम उसको दे सकें। थैंक यू सो वेरी मच सर। इसी से एक और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होता कि उनके घर में कैसी एक्टिविटी हो रही होती है मेडिकली, और उनको नहीं पता चलता कि उस वक्त वो बंदा जो है कार्डियक अरेस्ट से गुजर रहा है। तो आपसे मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि एक आम बंदे को क्या और कैसे पता चलता है कि उसका फैमिली मेम्बर उस वक्त कार्डियक अरेस्ट में मौजूद है या उसको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है? वो क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जो शायद कार्डिक वाला ना हो लेकिन स्टिल वो कार्डिक अरेस्ट में है, ताकि उस बेसिस पे जब कोई भी एक रेमेडी दी जा सकती है या उसी वक्त उनको हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। तो आप काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करें ताकि बाकी सबको और हमारे देखने वालों को भी पता चले कैसे कौन सा साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि कार्डिक अरेस्ट हो रहा है। देखिए सर, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि हमारे पास 2 तरह के इश्यूज होते हैं, एक सिम्टोमेटिक होता है, एक एसिम्टोमेटिक होता है। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास डायबिटिक रेशो काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादातर लोगों को साइलेंट अटैक होता है,
व्हाट इज़ साइलेंट अटैक? साइलेंट अटैक के अंदर हमें पता नहीं चलता, जैसे स्टैबिंग पेन होती है या रनिंग पेन होती है, हमारे पास स्वेटिंग हो रही होती है, ये तमाम चीज़ें हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये चीज़ें नहीं हो रही थी। अगर ज़रा सा भी सांस थोड़ी सी अप एंड डाउन लगे या आपको लगे आपको फटीग हो रही है, नौजिया हो रहा है, तब भी आप जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि डायबिटिक के अंदर साइलेंट किलर होता है। और यही इशू है, जितने भी हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं उनकी रेशो ऑफ डेथ इंक्रीज होती है, क्योंकि उनको घर में पता ही नहीं चलता, वो कोई प्रिकॉशनरी मेडिसिन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। रही बात सिम्टोमेटिक की, तो अगर एक बंदा डायबिटिक नहीं है, उसको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, उसको स्वेटिंग होती है, उसको दिल घबराना जिसे हम उर्दू में कह रहे होते हैं वो होता है, लेफ़्ट जो आर्म है, शोल्डर से लेके हाथ तक उसको रनिंग पेन हो रही होती, तो उसके लिए हमारे पास ईज़ी होता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादा कंसर्न हम इसलिए शो करते हैं, हम उनको ज़्यादा अवेयर करते हैं ताकि उनको पता चल सके कि उनके साथ कौन-सा प्रॉब्लम, कौन-सा इश्यू चल रहा है। ये साइन सिम्टम पे भी डिपेंड करता है। आप पेशेंट की कंडीशन पे देख सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन डायबिटिक में किस तरह है, कि आया उनके जो एको चेक ग्लूकोमीटर है वो आया ठीक भी है या नहीं है। बाज़ दफ़ा स्ट्रिप्स हमारे पास एक्सपायरीज पड़ी हुई होती हैं, तो वही लगा के हम चेक कर रहे होते हैं, उससे भी रीडिंग जो है उसकी शुगर की डिफरेंट आ सकती है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम जाके लैब में प्रॉपर टेस्ट करवाएं और हम देख लें पेशेंट की कंडीशन कि अगर तो वो उसको थर्स्ट हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, या फिर उसको हेडेक हो रही है। हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में इंडिकेशंस दे रहे होते हैं ना, कि इसका ब्लड शुगर हाई है, तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऑलरेडी अगर कोई पेशेंट मेडिसिन ले रहा है इस चीज़ की, तो हम उसको वो मेडिसिन दे देंगे। अगर कोई उस टाइम पे उसके पास वो नहीं है, अगर लो बीपी के लो शुगर के साथ आया तो फ़ौरन उसके चेक करेंगे और उसको कोई स्वीटनेस दे देंगे, जूस दे देंगे या कोई कैंडी दे देंगे। कुछ भी नहीं है हमारे पास तो इवन दो आपके पास शुगर पड़ी हुई है घर में, आप वो दे सकते हैं। अगर आपके पास लो शुगर के साथ भी कोई है घर में फैमिली मेम्बर, तो आप उसको फ़ौरन से शुगर मिक्स करके तो आप उसको एक गिलास वो दे दें, उससे भी उसका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, हाइपो से नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हम बहुत सारी चीज़ों को देख के चलते हैं, जैसे कि एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना कंपलसरी है। सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, बाकी हर इंसान को एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने का जो है वो तरीका आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, और काउंसलिंग अपनी ज़ात से शुरू होती है। ख़ुद को काउंसलिंग करने के बाद हम अपने घर की तरफ जो है वो जाते हैं। हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, हमारे वालिदैन हैं, उन सब में कोई ना कोई अगर इस तरह की तकलीफ़ है कि उन्हें फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है, तो हम सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करना शुरू करते हैं। अगर हमें ज़रूरत है कि वो क्लिनिक तक जाएं, तो हम उन्हें वहाँ तक भी लेके जाते हैं। बीइंग अ डॉक्टर हमें फ़र्स्ट एड आना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो हम अपनी यूनिवर्सिटी में टाइम टू टाइम सेशंस करवाते हैं, जिसमें फ़र्स्ट एड शामिल है। फ़र्स्ट एड में इनिशियल स्टेजेस पे किसी पेशेंट को आप किस तरह से क्योर कर सकते हैं वो सिखाया जाता है। आपके घर में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। उस फ़र्स्ट एड बॉक्स में नॉर्मल चीज़ें जैसे कि कॉटन है, गॉज़ है और कुछ मेडिसिन्स, पेन किलर्स एंड दैट्स इट। आप इनिशियल स्टेजेस पे अपने घर में पेशेंट को क्योर करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ट्रैफिक इश्यूज़ की वजह से एम्बुलेंस आने में काफ़ी टाइम लगाती है। सो आप इनिशियल स्टेजेस पे अपने पेशेंट को, अपने रिलेटिव को घर में क्योर कर सकते हैं, जिसके लिए आप कुछ इनिशियल ट्रेनिंग्स ले सकते हैं जो कि फ़र्स्ट एड कहलाती है। चलिए, आपने बात की फिजियोथेरेपी की, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग हैं, शायद हमारे देखने वालों के साथ भी ये इशू होता होगा। वो ये है कि हाथ सुन हो जाता है, पाँव सुन हो जाता है, तो आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या रिकमेंड करेंगी कि किस टाइप की एक्सरसाइज कराई जाए जिसकी बेसिस पे वो जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उस टाइम वो बंदा हील अप हो सके? अगर आजकल की बात की जाए तो हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं जिनका इलाज ही फ़िज़ियोथेरेपी से है। जैसे कि हमारे पास शिकायत आती है कि हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास किस उम्र में पेशेंट आया है। अगर पेशेंट की एज 40+ है तो ऑब्वियसली शुगर या ब्लड प्रेशर रीज़न हो सकता है हाथ पाँव सुन्न होने का। इनिशियल स्टेजेस पे बेसिकली फ़िज़ियोथेरेपी टाइम लेती है किसी भी एक पर्सन को हील करने में या रिहैब करने में, बट इनिशियल स्टेजेस पे हम अपने पेशेंट को कुछ इस टाइप की एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनकी तकलीफ़ कुछ कम हो जाए, और फिर हम अपने पेशेंट को प्रॉपर रिहैबिलिटेशन की तरफ लेकर आएँ, जिसमें हाथों पैरों का सुन्न होना ब्लड फ़्लो की कमी से भी हो सकता है। तो हम
कुछ इस टाइप की एक्सरसाइज करवाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज एक प्रैक्टिकल वर्क है, सो ऑब्वियसली मैं वो परफॉर्म नहीं करवा सकती, बट मैं उस बारे में आपको बता सकती हूँ कि इस टाइप की एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं कि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो, और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने के बाद नमनेस ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आपने बोला कि एक आम आदमी को अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो बेसिकली ये कि ज़ाहिर सी बात है इमरजेंसी सिचुएशन तो कभी भी आ सकती है। तो बंदे को फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग हो गई या सीपीआर ट्रेनिंग हो गई, ये तो उसको आनी चाहिए। साथ में इसको हाई ब्लड प्रेशर चेक करना आना चाहिए। जैसे कि घर में हर बंदे के पास एक ग्लूकोमीटर होना चाहिए, जिससे वो ये चेक कर सके कि ग्लूकोज लेवल क्या चल रहा है। साथ हम साथ ब्लड प्रेशर मशीन होनी चाहिए और एक नॉर्मल ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं। प्रेफर जो है ज़्यादा मैनुअल की तरफ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डिजिटल। अगर डिजिटल है भी तो 2-3 रीडिंग ले लें, क्योंकि चांस हो सकता है कि वो मशीन गलत मतलब जो रीडिंग दे रहा है वो गलत आ रही हो। सर आपने बात की कि मैनुअल ज़्यादा देखना चाहिए और डिजिटल डिवाइसेस को थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट उसका देखना चाहिए और मैनुअल की तरफ जाना चाहिए। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे डॉक्टर्स जब हम जाते हैं उनके पास और उनसे चेकअप के लिए जाते हैं, तो मोस्टली डिजिटल थर्मामीटर से देखा जाता है फ़ीवर। जब हम घर पे होते हैं तब भी हम डिजिटल थर्मामीटर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मैं पर्सनली मैं मरकरी वाला यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं रिलाई नहीं करता डिजिटल डिवाइसेस पर। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या वो डिजिटल डिवाइस ठीक है, थर्मामीटर ठीक है, या आपकी सजेशन ये है कि हमें मरकरी वाले की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि अगर थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है फीवर के ऊपर, उसकी फॉरेन हाइट्स पर, तो आपकी क्या सजेशन है कि हमें मरकरी वाला थर्मामीटर यूज़ करना चाहिए अपने फीवर को चेक करने के लिए, या डिजिटल ही ज़्यादा बेहतर है? मैं ज़्यादा प्रेफर मरकरी वाला करता हूँ, क्योंकि डिजिटल में हमारे पास चांस आ जाता है कि मे बी उसकी कोई रीडिंग की या बैटरी की ख़राबी हो, तो ज़्यादा प्रेफर मरकरी वाला किया जाता है। हाँ, अगर आपके पास डिजिटल अवेलेबल है तो आप एटलीस्ट 1-2 रीडिंग ले लें, तो ताकि आपको कंफर्म हो सके कि कोई डिवाइस का तो इशू नहीं चल रहा। अगर रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो डेफिनेटली आपके डिवाइस का इशू है। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि आपके घर में अगर एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट समझता हो, और ज़रूरी है कि जब भी कोई इस तरह का मसला है घर में आता है, ऊंच नीच हो जाती है, तो अगर कोई इस तरह का मसला है तो सबसे पहले सेंसेस को कंट्रोल में रखे वो बंदा, कि ये ना हो कि अगर किसी को वो देखे इस हालत में तो वो ख़ुद बेहोश होने लग जाए। तो उसने सबसे पहले अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना है। उसके बाद उसने फ़र्स्ट एड बॉक्स की तरफ जाना है, और साथ में जो है उसने घर में अपने पास फ़र्स्ट एड बॉक्स है, बहुत सारी बातें होंगी उस फ़र्स्ट एड बॉक्स में। उसके पास बैंडेजेस होनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए, इसी तरह पायोडीन और दूसरी बेसिक जो मेडिसिन्स हैं वो होनी चाहिए, तो ताकि अगर कोई ऐसा ज़ख़म आ जाए, रप्चर हो जाए कोई जगह, तो उसको वो बैंडेज कर सके और देख सके। और जो है इसके साथ साथ उसको डायरेक्ट जो है अगर कोई इस तरह की मेडिकेशन है या क्रॉनिक डिजीज़ में वो चल रहा है किसी में, तो डायरेक्ट जो है हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाएं, और साथ में जो है उसके लैब टेस्ट ज़रूर करवाएं। लैब टेस्ट के ऊपर जाके आपको जो है ना कि एक कंफर्मेशन हो जाती है कि क्या मसला है, क्या डिज़ीज़ है, बैक एंड पर क्या चल रहा है उसके। और इसी तरह जैसे हम देखते हैं कि कोविड के अंदर है, कोविड भी देखें जिस कई लोगों को ऐसे है कि उन्होंने वैक्सीन का इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्हें साइड इफ़ेक्ट आ गए उनके ऊपर, और किसी की जो है ना डलनेस आने लगी, कोई वीक होने लग गया, किसी को मसल फटीक होने लगी। ये बहुत सारे साइन एंड सिम्टम आए। तो इसमें जो है पैनिक नहीं होना और घबराना नहीं है, और आराम से जो है आपने हॉस्पिटल की तरफ मूव कर जाना है, और फिर उसके बाद प्रॉपर आपने लैब की तरफ जाना है डायग्नोसिस, ताकि आप प्रॉपर करवा सकें। अच्छा सर, आपने बात की वैक्सीनेशन की, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा इस हवाले से। बहुत सारे लोग हैं, हमारे देखने वालों को भी ये इशू हुआ होगा। हम जब वैक्सीन लगा कर आते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके बाद हमें इश्यूज़ बन जाते हैं। किसी को बुखार हो रहा होता है, नज़ला हो जाता है, गला ख़राब होता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग या नोज़िया फ़ील होता है। तो बहुत सारे लोग पैनिक करते हैं इस बात पे कि ये ना हो कि वैक्सीन ने रिएक्ट कर दिया है हमारे पर। तो अभी जैसे कोविड वैक्सीन चल रही है और सबको वैक्सीनेशंस दी जा रही हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो आप बताएं कि वो क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं अगर एक इंडिविजुअल वैक्सीनेटेड है और या वैक्सीन करा कर आया है और उस वक्त ये तमाम इश्यूज उसके सामने आ रहे हैं, तो उसको पैनिक नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने पूछा कि वैक्सीन लगाने के बाद, आजकल सब वैक्सीन लगा रहे हैं कोविड की, तो उसके बाद जो है ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आपको शो होंगे। जैसे आपको फ़ीवर हो सकता है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है,
और इसके साथ साथ आपको वीकनेस हो सकती है, मसल फटीग हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, नॉइज़ा फीलिंग हो सकती है। ये बेसिक साइन एंड सिम्टम होते हैं। कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं, जैसे आप देख लें कि हेपेटाइटिस की कोई भी मेडिसिन लेता है तो उसके बाद जो है ये डलनेस आना शुरू होती है, वीकनेस आ जाती है या फीवर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है आपकी बॉडी के अंदर जब मेडिसिन जाती है तो वो जाके अपना जब मैकेनिकल पैथवे जो चलाती है उसके रिज़ल्ट में जो है ना आपके कुछ सेल जो ऐसे डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं या कुछ सेल जो होते हैं वो इंजर्ड हुए होते हैं, उनकी रिपेयरिंग स्टार्ट होती है। तो उसकी वजह से बॉडी के ऊपर, बॉडी के इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर होम्योस्टेसिस और हीमोस्टेसिस के ऊपर इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से जो है ना आपको इस डिफरेंट साइन एंड सिम्टम शो होते हैं। बाकी वैक्सीन की अगर आप बात करें तो वैक्सीन इतनी जल्दी कोई भी आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट नहीं छोड़ती। कम से कम वो टाइम टेकिंग है, एक 5 साल, 8 साल, 10 साल के बाद जो है ना वो आपको साइड इफ़ेक्ट अगर कोई उसका हुआ तो वो शो होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता। आपको पता है कि बीइंग अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट मैं ये कहूँगा कि जो वैक्सीन बनाई जाती है, वैक्सीन के डिफरेंट फॉर्म है, लाइव एटेनुएटेड है, एटेनुएटेड वैक्सीन हैं और डिफरेंट इस तरह वैक्सीन हैं, उनको प्रॉपर चेक किया जाता है। ऐसे ही नहीं होता कि वैक्सीन बनाई और लगा दी गई। उसको सबसे पहले जो है ना वैक्सीन तैयार होती है, फिर उसको जो है ना सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर ट्राई किया जाता है, फिर उन एनिमल्स की जो है ना साइकी देखी जाती है, उन एनिमल्स की फिजियोलॉजी नॉर्मल चेक की जाती है, उनकी हिस्टोलॉजी को देखा जाता है, उनके अंदर क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आए और क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस थे जो ठीक हो गए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद उसके बाद जाके कोई भी मेडिसिन जो है वो प्रैक्टिस की जाती है ह्यूमन के ऊपर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया, हमारे शो को दिया। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोग आए और हमारे साथ आज का शो शूट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज का जो ये शो था आपको बहुत पसंद आएगा। इस एपिसोड को भी आप पुराने तमाम एपिसोड्स की तरह पसंद करेंगे, अपनी लाइकिंग, अपनी सब्सक्राइबिंग और शेयरिंग ज़रूर करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपके साथ फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।